हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कौन कौन से स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। मैटर जो कि हमने पढ़ा था क्या होता है। मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज बेसिकली मैटर एंड मैटर is made up of particles. Now we have to see the states of matter. Matter किस किस states में exist करता है। तो matter exist करता है solid में, liquid में and gaseous form में। तो states of matter तीन तरीके के होते हैं या फिर matter तीन states में exist करता है, that is solid, liquid and gaseous. Now let's study about the solid state. So this is a pen, these are the books, this is a wooden stick and this is a needle. Now you have to focus upon these images and think what is common between them. Is there anything common between them? अगर आप let's suppose चेक करो कि क्या इन सब का डेफिनेट शेप है। यस, अगर एक पेन है तो ऐसा नहीं है कि उस पेन का शेप कुछ और है, मतलब उसका शेप एकदम डेफिनाइट है, उसका शेप एकदम चेंज नहीं हो रहा है या आप उसे खींचोगे तो वो चेंज हो जाएगा। आपको उसे खींचने के लिए भी बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। बट आप चाहे इस पर्टिकुलर पेन को अपने हाथ में रखो या अपनी पेंसिल बॉक्स में रखो या आप डेस्क पे रखो या फिर ये आप किसी और को दे दो, तो इसकी शेप हमेशा सेम रहेगी। अगर आप इसे किसी कंटेनर में भी डाल दोगे तो भी ये इसी शेप का रहेगा। ऐसे ही बुक्स, चाहे वो आपके पास हो, चाहे वो आप अपने बैग में रखो, चाहे वो आप अपने अलमीरा में रखो, चाहे आप इसे बुक शेल्फ में रखो, आप कहीं भी इसे रखोगे इसकी शेप हमेशा सेम रहेगी। नाउ दे ऑल्सो हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इनकी अलग अलग डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या ऐसा हो जाएगा कि आपने पेन को एक पेंसिल बॉक्स में रखा तो उसकी शेप कुछ और है, और जैसे ही आपने ये पेन किसी कंटेनर में रखा तो इसके शेप और वॉल्यूम बदल गई? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। What happens if they are hammered, pulled or dropped? Let's suppose I start hammering the pen or I drop the pen. तो क्या होगा? अगर पेन को हम हैमर करना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो शायद ये टूटेगा। इन केस ऑफ बुक्स, बुक्स में जब आप इसे गिरा दोगे, सो अगर ये बहुत ज्यादा पतली बुक होगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये फट जाए। एंड इन केस ऑफ नीडल, अगर आप इसे हैमर से तोड़ना शुरू करोगे तो भी आपको काफी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। बट अगर आप एक नीडल को ड्रॉप करते हो तो वो टूटती नहीं है। नाउ ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब आप क्या करो, पेन को कंप्रेस करना शुरू करो, मतलब उसको प्रेस करना शुरू करो, उसको स्क्वीज करना शुरू करो। अगर आप एक वुडन स्टिक को स्क्वीज करोगे या प्रेस करोगे तो क्या आप उस वुडन स्टिक का लेट्स सपोज लेंथ 10 मीटर है, क्या आप उसको प्रेस करके 5 मीटर बना सकते हो? क्या वो इतनी इजीली प्रेस होके 5 मीटर बन सकता है? लेट्स सपोज नॉट 5 मीटर, क्या आप उसको 8 मीटर भी बना सकते हो? तो क्या सॉलिड स्टेट या फिर सॉलिड मटेरियल्स को कंप्रेस करना इजी है? नो, it is not easy. So can we say that solids have a definite shape? जैसा कि हमने सारे एग्जाम्पल्स में देखा कि इन सब का डेफिनाइट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होगी बट बहुत कम। लेट्स सपोज आप बुक्स को प्रेस करना शुरू करो या स्क्वीज करना शुरू करो, तो क्या लेट्स सपोज अगर उसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर्स है तो क्या आप उसे प्रेस करके 3.5 मीटर्स बना सकते हो? इज इट पॉसिबल टू मेक देम 3.5 मीटर्स? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप उसको इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स का
हमेशा एक डेफिनाइट शेप रहेगा, उनका एक स्ट्रिक्ट एक डेफिनाइट शेप रहता है। उनके शेप को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहती है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है, और दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब आपको ये हमेशा ये एक सॉलिड की डिफाइन है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रबर बैंड। नाउ रबर बैंड भी सॉलिड होता है, लेकिन आप यहाँ इस फोटो में भी देख सकते हो कि अगर आप इस रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो इसकी शेप चेंज हो रही है। तो क्या रबर बैंड सॉलिड है? कैन वी से दैट कि बिकॉज हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर पा रहे हैं, उसके शेप को चेंज कर पा रहे हैं, तो क्या वो सॉलिड है? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि सॉलिड की हमेशा एक डेफिनाइट शेप रहती है। सो अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स, क्योंकि हमने उसे एक फोर्स दी, हमने उसे स्ट्रेच किया, हमने उसे खींचा, इस वजह से उसकी शेप चेंज हो गई। बट जैसे हम उस पे से फोर्स हटा देंगे या हम उसे खींचना बंद कर देंगे तो वो अपनी शेप में वापस से आ जाएगा। अगर हम उसे बहुत ज्यादा फोर्स से खींचते हैं तो रबर बैंड टूट भी जाता है, लेकिन ये सॉलिड है क्योंकि हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि रखे रखे इसकी शेप चेंज होनी शुरू हो गई, या फिर लेट सपोज मैंने रबर बैंड को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, लेट सपोज एक स्क्वायर बॉक्स था और दूसरा रेक्टेंगल बॉक्स था, तो जब मैंने इन्हें ट्रांसफर किया तो इसकी शेप चेंज हो गई। ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने इसको स्ट्रेच किया, मैंने इस पे फोर्स लगाई तो इसकी शेप चेंज हुई, और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी वापस, मतलब इस पे से फोर्स हटा दूंगी, तो ये वापस से शेप ले लेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन वाली। तो इसका मतलब रबर बैंड जो है एक सॉलिड है, बट अंडर फोर्स ये एक प्रेशर के अंडर अपनी चेंज करता है शेप को, लेकिन जैसे ही हम उस प्रेशर को हटाएंगे तो ये वापस से अपनी पोजीशन या ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। सो वी कैन से दैट रबर बैंड इज अ सॉलिड। Now, what about sugar? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Let's suppose आप एक स्क्वायर जार में इसको रख रहे हो, या फिर आप एक सिलेंड्रिकल शेप जार में इसको रख रहे हो शुगर को, तो ये उसके जैसे शेप ले लेता है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? लेट्स सी द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल। अगर आपने सॉल्ट या शुगर को देखा हो, जब आप उसे देखते हो तो आप बल्क में देखते हो, लेकिन अगर आप एक सिंगल क्रिस्टल को देखोगे तो उसकी शेप हमेशा फिक्स रहती है। सो वेन एवर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, चाहे हम उस क्रिस्टल को अपने हाथ में रखें, चाहे प्लेट में रखें, या चाहे किसी भी टाइप की शेप के जार में रखेंगे उस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल शुगर को, तो उसकी शेप हमेशा फिक्स रहेगी। बट जब हम बहुत सारा शुगर का, लेट सपोज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर को लेते हैं, तो वो शेप लेता है। बट हमें बात करनी है क्रिस्टल ऑफ शुगर की, तो शुगर का जो क्रिस्टल होता है या सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है वो कभी शेप चेंज नहीं करता है। नाउ व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? आपने स्पॉन्ज देखा होगा जिसको आप ऐसे प्रेस करते हो तो वो बहुत इजीली प्रेस हो सकता है। इट इज अ सॉलिड। स्पॉन्ज जो है वो एक सॉलिड है, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सॉलिड में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। जब उसके अंदर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है तो हम स्पॉन्ज को, जो कि कहा गया है सॉलिड है, उसको इतनी इजीली कंप्रेस कैसे कर पा रहे हैं? व्हाई? How is it possible that we are able to compress a sponge yet it is a solid? So let's see. A sponge has minute holes. अगर आप एक स्पॉन्ज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके अंदर एयर फिल हो जाती है या ट्रैप हो जाती है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलती है, क्योंकि उसके अंदर एयर है इसलिए हम इजिली उसे कंप्रेस कर पा रहे हैं। उसके अंदर होल्स है एंड होल्स के अंदर हमारी एयर फिल है, इसीलिए हम उसे कंप्रेस कर पा रहे हैं। अगर वो एकदम सॉलिड होता, अगर अंदर एयर ट्रैप्ड नहीं होती, तो हम उसे कंप्रेस नहीं कर पाते।
सो दैट वॉज अबाउट सॉलिड। तो अब हमें सॉलिड समझ में आ गया कि बहुत बार, जैसे कि अगर रबर बैंड का एग्जाम्पल था या फिर शुगर का एग्जाम्पल था या फिर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल था, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्पॉन्ज तो कंप्रेस हो सकता है, फिर हम इसे सॉलिड की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है कि उसके अंदर होल्स है, उसके अंदर एयर जाके फिल इन हो पा रही है, इस वजह से हम उसे कंप्रेस कर पा रहे हैं। अगर वही चीज एक वुडन ब्लॉक होती तो हम उसे कंप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज वुडन ब्लॉक में एयर ट्रैप नहीं है, लेकिन स्पॉन्ज के अंदर होल्स है एंड होल्स के अंदर एयर ट्रैप हो रही है। इसी तरीके से रबर बैंड चेंज कर पा रहा है अपनी शेप, मतलब वो तो सॉलिड नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी हमने समझा कि वो क्यों अपनी शेप चेंज कर पा रहा है, बिकॉज फोर्स लग रही है, और जैसे ही फोर्स हटती है वो अपनी शेप पे वापस आ जाता है। तो अब हमें समझ में आ गया है व्हाट सॉलिड्स आर। नाउ let's move to liquid state. So this is water, this is milk, this is juice, and this is cooking oil. Now what will happen if these liquids are spilt on the floor? अगर ये आपसे गलती से फ्लोर पे गिर जाता है तो ये क्या होता है? ये स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं या फिर ये एक ही पोजीशन पे रहता है? लेट्स सपोज अगर आप किसी सॉलिड चीज को गिरोगे, अगर आप किसी पेन को नीचे गिरा दोगे, ड्रॉप कर दोगे, तो क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब सेम शेप रखेगा और गिर जाएगा और कुछ सेम एरिया लेगा। लेकिन जैसे आप किसी लिक्विड को नीचे गिरा दोगे गलती से फ्लोर पे, तो वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जैसे वाटर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। नाउ मेजर 50 ml of any liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain same? Yes, the volume will always remain same. ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आपने एक कंटेनर में 50 ml डाला है और दूसरे में भी 50 ml डाल रहे हो, लेकिन शेप या कंटेनर डिफरेंट है, तो वॉल्यूम 50 से 60 हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? अगर आप उसे डिफरेंट साइज या शेप के कंटेनर में डालते हो तो क्या लिक्विड सेम शेप का रहेगा? नो। जैसे पेन है, पेन आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो सेम शेप का रहेगा, बट जैसे आप लिक्विड को किसी डिफरेंट कंटेनर्स में या डिफरेंट साइज या शेप के कंटेनर्स में डालोगे तो वो डिफरेंट साइजेस या शेप को ले लेगा। लेट्स सपोज ये जो ग्लास है ये इस तरीके का है, तो इसने ऐसा शेप ले लिया। अगर यही पानी में इस टाइप के ग्लास में डालती तो ये ऐसा शेप ले लेता। अगर मैं इस वाटर को इस बॉटल में डाल दूंगी तो ये ऐसा शेप ले लेगा। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट टू डिफरेंट कंटेनर या डिफरेंट टू डिफरेंट मटेरियल जिसके अंदर हम डाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर शेप और साइज जिस कंटेनर या जिस ग्लास में हम डाल रहे हैं वो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट है। और कुकिंग ऑयल के केस में जो ये बॉटल है, दिस इज अ डिफरेंट बॉटल। तो यहाँ पे जैसे हम वाटर को ट्रांसफर करेंगे इस पर्टिकुलर ग्लास में या फिर इस पर्टिकुलर बॉटल में, तो शेप चेंज हो जाती है वाटर की या लिक्विड की इन जनरल। सो द शेप ऑफ द लिक्विड डज नॉट रिमेन सेम व्हेन वी ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर। So can we say that liquids have no fixed shape? लिक्विड की खुद की शेप नहीं होती है जैसे सॉलिड की खुद की होती है, बट उनके फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अभी अभी हमने देखा कि लिक्विड की एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पानी को इसमें डाल दूंगी और अगर ये 10 ml है तो इस पर्टिकुलर ग्लास में ये 20 ml बन जाएगा या 5 ml बन जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम हमेशा लिक्विड्स की रहती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये उस पर्टिकुलर कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर हम इसे रखते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड जो है वो फ्लो करता है और शेप चेंज कर लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड को हम फ्लूइड भी कहते हैं। नाउ लेट्स डू अ एक्टिविटी। तो यहाँ पर मेरे पास 100 ml का बीकर है, मैंने उसके अंदर वाटर डाला एंड नाउ मैंने उसके अंदर सॉल्ट डाला। नाउ सॉल्ट और शुगर, चाहे हम सॉल्ट की बात करें या शुगर की बात करें, दोनों ही सॉलिड है। और अगर हम इन्हें ग्लास रॉड से मिला देते हैं, लेट्स सपोज, तो मैंने एक सॉल्ट या शुगर को ग्लास रॉड से मिलाया। अब आपको ये याद रखना है हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की। नाउ सी एक्टिविटी 2। यहाँ पर हमारे पास 100 ml का बीकर है, मैंने इसके अंदर वाटर डाला।
अब मैंने इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक डाली। जो पेन की इंक होती है वो मैंने डाली, और इंक जो होती है वो लिक्विड होता है। तो यहाँ पर जो मैंने इंक डाली है इस पर्टिकुलर वाटर में, वो क्या है? वो लिक्विड है। अब आपको हमेशा ये चीज देखने को मिलेगी दैट डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है और लिक्विड में इजी होता है। इसका क्या मतलब है कि डिफ्यूजन, लेट्स सपोज सॉलिड को अगर हम किसी लिक्विड में डालें, जैसे कि अभी अभी मैंने पानी के अंदर सॉल्ट और शुगर को डाला था, तो पानी क्या है? लिक्विड। सॉल्ट और शुगर क्या है? सॉलिड। तो मैंने पानी में सॉल्ट और शुगर को डाला, तो मैंने लिक्विड में सॉलिड को डाला। तो उसको डिफ्यूज करना मतलब वो डिफ्यूजन प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू जब मैंने पानी के अंदर इंक को डाला जो कि एक लिक्विड है। तो मैंने लिक्विड के अंदर लिक्विड को डाला, and diffusion of liquid in liquid is comparatively easier than diffusion of solid in liquid. Now the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. इसका क्या मतलब है? अभी हमने बात की सॉलिड और लिक्विड की। अब क्या होता है, जो गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस है, ये जो है पानी में डिसॉल्व हो जाती है। अब आप खुद सोचो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कैसे पानी के नीचे रह के ब्रीथ कर पा रहे हैं? उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए। क्या वहां तक ऑक्सीजन पहुंच पा रही है? वहां तक ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंच पा रही है, अगर पहुंच पा रही है तो क्या होता है कि जितनी भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन, वो पानी में जो हमारा रिवर्स होते हैं उसके अंदर जाके वो डिसॉल्व हो जाती है, एंड वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारे एक्वेटिक एनिमल्स यूज करते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि मैंने सॉलिड को लिक्विड में डाला, मैंने लिक्विड को लिक्विड में डाला, और मैंने गैस को भी लिक्विड में डाला, कि मैंने ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व कराया। अब अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलेगा दैट गैस का डिफ्यूजन इन सॉलिड इज इजी, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड का डिफ्यूजन आता है, और उसके बाद आता है सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे ज्यादा इजी किसका डिफ्यूजन होता है? गैस इन सॉलिड का। तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं यहाँ पर कह सकती हूँ दैट सॉलिड और लिक्विड का डिफ्यूजन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आता है लिक्विड लिक्विड का, और उसके बाद आता है लिक्विड एंड गैस का। एंड ये डिफ्यूजन सबसे ज्यादा इजियर होता है। और हमें ये भी समझ में आ गया है कि एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ कैसे करते हैं, ऑक्सीजन उनके पास कैसे पहुंच रही है। नाउ we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids. ये हमने अभी अभी स्टडी किया। Now the rate of diffusions of liquid is higher than that of solids. ये भी हमने पढ़ा। Why? हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी कि होता है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो लिक्विड में हायर होता है। बट क्यों होता है? रीजनिंग क्या है इसके पीछे? This is due to the fact that in the liquid states particles move freely. So we have studied that particles of matter के characteristics को हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? That particles of matter have space between them, particles of matter attract each other, and particles of matter move continuously. तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे उन कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत आसानी से मूव करते हैं। अब हमें ये पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, बट कैसे मूव कर पा रहे हैं? बिकॉज वो अट्रैक्ट भी तो करते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट के केस में उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस होता है। तो जब स्पेस ज्यादा होगा उनके बीच में तो वो आसानी से मूव कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे, उन्हें टकराने में टाइम लगेगा। तो उनका जो मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली इजी होगा। कैसे? मान लीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स है जो कि बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं,
अब ये इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, बट जो लिक्विड के होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, तो ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इनके बीच में स्पेस जो है वो ज्यादा है, इसलिए ये आराम से मूव कर पाते हैं। और बिकॉज ये आराम से मूव कर पाते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये मिक्सचर या रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का हाई होता है। नाउ ये एक बैलून है जो कि आपने बहुत बार खरीदा भी होगा। अब अगर आपके एरिया में एक भैया आते हैं जो कि साइकिल पर है, उनके पास एक सिलेंडर होता है जिससे वो बैलून भरते हैं। सो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? आपने काफी बार नोटिस किया होगा, एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको बैलून फिल करके देता है और एक पर्टिकुलर सिलेंडर से फिल करके देता है। वो एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से आपको इतने सारे बैलून्स फिल करके देता है। Now, inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. अब आपको उनसे बात करनी है ना, आपको उनसे पूछना है कि एक सिलेंडर से वो कितने बैलून्स फिल कर पाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि वो बहुत सारे बैलून्स फिल कर पाते हैं फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर। नाउ ऐसा क्यों है, इसके रीजनिंग समझेंगे, बट पहले देखते हैं हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर को। तो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो आपस में इतने ज्यादा अटैच्ड है या उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। इसके बाद ये है हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कि कंपैरेटिवली दूर दूर है, मतलब उनके बीच में स्पेस है। नाउ दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ गैस। तो आप देख सकते हो इनके बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है। नाउ यू हैव एन आइडिया कि क्यों मैंने कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस के केस में सबसे हाई होता है। क्योंकि अगर हम सेम रीजनिंग सॉलिड और लिक्विड वाली गैस में लगाएं तो गैस में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो ये बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। एंड ये बहुत इजीली मूव कर पाते हैं, दैट इज व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैस is higher than from solid or liquid. So these were the particles of matter. Now आपने बहुत बार एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो ये होता है एलपीजी सिलेंडर जो कि आपके घरों में आपको देखने को मिलता होगा। नाउ द एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinders is compressed gas. Now compressed gas क्या होती है, यहाँ पे ये बोल रहा है कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस क्या होती है, मैंने आपको बताया था सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, बट गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत आसान होती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो बैलून वाले भैया होते हैं वो बैलून के अंदर मतलब एक सिलेंडर से बहुत सारे बैलून्स फिल कर पाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर सिलेंडर में बहुत गैस होती है। तो हम गैसेस को इतना ज्यादा कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में हम बहुत सारी गैस डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसके अंदर भी कंप्रेस्ड गैस होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी गैस फिल होती है। अगर आप अपनी मॉम से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिलेंडर अराउंड काफी दिन आपके घर में चलता है। अब आप सोचोगे इतना छोटा सा सिलेंडर, इसमें कितनी गैस आती होगी, तो इसमें इसलिए ज्यादा गैस आती है क्योंकि हम इसके अंदर कंप्रेस्ड करके गैस को डालते हैं। नाउ the compressed natural gas CNG is used as a fuel। जैसे पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, आजकल CNG यूज होने लगा है क्योंकि वो हाईली कंप्रेसिबल है और लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। आजकल आपको यहाँ पे ऐसे जो भी आपको पेट्रोल या डीजल फिलिंग मशीन्स दिखती है, आजकल वहां पर CNG भी हो गया है अवेलेबल, बिकॉज सीएनजी की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल सिलेंडर्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा गैस भर के इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नाउ we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there। अब आपको पता है कि अगर आपके घर में किचन में कुछ बन रहा है तो आपको उसकी स्मेल अगर आप दूसरे रूम में भी बैठे हो तो आ जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? इसका रीजन क्या है, दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ फूड एंड दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो ये हमारे फूड के पार्टिकल्स है, ये हमारे एयर के पार्टिकल्स है जो कि कुछ इस तरीके से होंगे।
मतलब बहुत दूर दूर होंगे। अब होता क्या है, क्यों हमारे नॉस्ट्रल्स तक वो फूड की स्मेल इतनी आसानी से पहुंच जाती है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड, जो कि फूड के पार्टिकल्स है, वो मिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स से, एंड उसके बाद ये स्प्रेड हो जाते हैं, एंड ये हमारे पास बहुत दूर तक भी पहुंच जाते हैं। मतलब अगर रूम थोड़ा दूर भी है किचन से तो भी हमें स्मेल बहुत इजीली आ जाती है, बिकॉज मिक्सचर हो जाता है, हमारे पार्टिकल्स ऑफ फूड और पार्टिकल्स ऑफ एयर मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो यहाँ पर हमारे साथ हुआ क्या कि फूड के पार्टिकल्स एंड एयर के पार्टिकल्स मिक्स हुए एंड हमारे तक अरोमा पहुंच गया। तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ डिफ्यूजन, जहां पे इनका मिक्सिंग हो रहा है, बेसिकली पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का मिक्सिंग हो रहा है। नाउ the smell of hot cooked food reaches us in second. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquid. And I already told you that gases के केस में diffusion high होता है। क्यों होता है? Because intermolecular spaces between them is more. Now due to high speed of particles, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से गैसेस के अंदर डिफ्यूजन्स बहुत फास्ट होते हैं। क्योंकि ये भी एक टाइप का गैस है और ये भी एक टाइप का गैस है, तो जब दोनों मिक्स हुए तो उनका डिफ्यूजन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया और ये हमारे पास बहुत इजीली पहुंच गया। नाउ वी हैव स्टडीड दी स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें और क्लैरिटी आए टॉपिक पर। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। The mass per unit volume of a substance is called density. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मास अपॉन वॉल्यूम हम कहें तो इसको हम डेंसिटी कहते हैं। Now arrange the following in eight. Now arrange the following in order of increasing density. तो एयर, हमारी एयर की डेंसिटी कैसे निकलेगी? हम उसका मास देखेंगे, उसका वॉल्यूम देखेंगे। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन, कैसे करेंगे इसको? तो अगर हम देखें, आयरन का मास सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आयरन एक सॉलिड है, और आयरन सॉलिड होने के साथ साथ इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगी। और चौक, क्यों आयरन और चौक के कंपेयर में आयरन की ज्यादा होगी? बिकॉज चौक को तोड़ना कंपैरेटिवली इजी है, तो जिसे तोड़ना इजी है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, आयरन के अंदर ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आयरन सबसे ज्यादा डेंसिटी रखता है। इसके बाद चौक आता है, हनी और वाटर, क्योंकि दोनों ही हनी और वाटर दोनों ही क्या है? लिक्विड है। लेकिन हनी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होती है, और उसके बाद वाटर आता है, इसलिए हम पहले हनी को रखेंगे। इसके बाद है कॉटन। क्या कॉटन लिक्विड है या क्या कॉटन गैस है? नो, कॉटन इज समथिंग लाइक स्पॉन्ज ओनली, बट बिकॉज कॉटन में भी होल्स होते हैं, उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, इस वजह से ये हमारा वाटर के भी बाद आएगा। एंड एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज के केस में हम एग्जॉस्ट फॉर चिमनीज को पहले रखेंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में और भी टाइप की गैसेस होती है, मटेरियल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर डस्ट होती है, डर्ट होती है, उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। दैट इज वाई हम एग्जॉस्ट फॉर चिमनीज को पहले रखेंगे एयर से। नाउ लेट्स डू सम डिफाइन। रिजिडिटी क्या होता है? आपको पता है सॉलिड्स जो होते हैं कंपैरेटिवली ज्यादा रिजिड होते हैं, मतलब उनको हम जब तक आउटसाइड फोर्स ना दे तब तक वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल or a object or a substance to retain or maintain their shape unless and until it is subjected to a outside force.
जैसे कि रबर बैंड के केस में जब आउटसाइड फोर्स आया तो शेप चेंज हुआ, इसी तरीके से रिजिडिटी होता है कि जब तक आउटसाइड फोर्स नहीं आता तो शेप चेंज नहीं होती। नाउ व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तक कि बहुत बार, मतलब यहाँ पर आपको स्क्वीज करना, प्रेस करना, जैसे गैस को कंप्रेस करना इजी होता है, सॉलिड को डिफिकल्ट होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है? बेसिकली हम उसे प्रेस करते हैं सो दैट द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम क्लोजर, क्योंकि जैसे हम प्रेस करेंगे तो वो जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर वो बहुत क्लोजली आ जाएंगे। ना फ्लूइडिटी क्या होता है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लिक्विड को हम फ्लूइड कह सकते हैं, तो मतलब any particle or the tendency of particles to flow is fluidity, and liquid and gases do flow. So liquid and gases would be the category of fluids. Now filling a gas container. कैसे हम एक गैस कंटेनर को फिल कर सकते हैं? जैसे हम किसी कंटेनर में गैस फिल करते हैं तो गैस क्या करता है, वो बहुत ज्यादा रैंडमली घूमता रहता है हर डायरेक्शन में और कंटेनर की शेप ले लेता है। नाउ व्हाट इज शेप? शेप क्या होता है? सॉलिड्स के केस में शेप का सबसे ज्यादा रोल होता है, बिकॉज सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत मैक्सिमम होती है, हाई होती है, इस वजह से उनकी शेप जो होती है डेफिनाइट होती है, या वी कैन से दैट शेप इज पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बिकॉज लिक्विड और गैस के केस में क्या होता है, जिस कंटेनर में वो रखे होते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं। ना व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ये हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन जो होता है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? हीट करने पे आसान हो जाता है, क्योंकि हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। तो एक एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में हो ड्यूरिंग देयर मोशन, एक एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में हो ड्यूरिंग देयर मोशन इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। A gas fills completely the vessel in which it kept. ये अभी अभी हमने देखा था कि जिस पर्टिकुलर वेसल में अगर हम गैस को रखते हैं तो वो बेसिकली उसे पूरी तरीके से फिल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैस की सबसे हाई होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो कम होती है, या फिर वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो इतने ज्यादा क्लोजली अट्रैक्ट नहीं करते हैं गैस के केस में, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं। जैसे सॉलिड में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है बट गैस में इजी है, तो जैसे ही उनका मूवमेंट इजी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैस जो है उस वेसल के अंदर हर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और उसकी शेप लेने की कोशिश करेगा एंड शेप ले लेगा। A gas exert pressure on the wall of the container. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे गैस के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर उनके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में इतना ज्यादा स्पेस है कि वो बहुत इजीली मूव करते हैं, और गैस में वो रैंडमली मूव करते रहते, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर वो इस पर्टिकुलर वेसल के अंदर ये शेप ले रहे हैं तो क्या ये इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंटेनर की वॉल को ड्यूरिंग द मोशन, और जब ये एकदम ऐसे रैंडम मोशन में है तो इट इज वेरी पॉसिबल कि ये एग्जर्ट करेंगे प्रेशर को। नाउ आप ये फोटो भी देख सकते हो कि किस तरीके से अगर ये ब्लू वालों को हम पार्टिकल्स मान ले या गैस के पार्टिकल्स मान ले तो ये इस तरीके से प्रेशर को एग्जर्ट करते रहेंगे क्योंकि ये रैंडमली मोशन में है। Now we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. हम अगर हवा में अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमाते हैं normally that is easy, but अगर हमें ब्लॉक ऑफ वुड के आसपास, मतलब अगर हम उसे तोड़ने का कोशिश करें तो हमें उसके लिए कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है वुडन टेबल या वुडन ब्लॉक के, वो इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड है। मैंने आपको दिखाई भी थी फोटो किस तरीके से पार्टिकल्स इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बट एयर के केस में वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। इस वजह से आपको डिफिकल्टी नहीं होती है जब आप एयर में हाथ घुमाते हो। बट वुडन ब्लॉक जो होता है वो इतना ज्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है क्योंकि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत हाई होती है, इस वजह से इजी नहीं होता है ब्लॉक ऑफ वुड के लिए। नाउ ये क्या है? लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर आपने ये फोटो नोटिस की होती तो ये पानी पे आइस तैर रही थी। अब लिक्विड की डेंसिटी कंपैरेटिव टू सॉलिड्स ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा था जब हमने डेंसिटी का देखा था कि हमने सॉलिड्स को ज्यादा बताया था, लिक्विड्स को कम बताया था। तो लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से। बट आपने बहुत बार आइस को वाटर पे फ्लोट करते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस को अगर हम देखें तो आइस जो है वो एक सॉलिड है, वो लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड है। फिर भी आइस की डेंसिटी जो है वो कम क्यों है? आइस की डेंसिटी कम होगी वाटर से तभी वो फ्लोट कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे तो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं दैट लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से। हम क्या कह रहे हैं? लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, लेकिन फिर हम क्या कह रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है आइस से, तभी तो आइस वाटर पे फ्लोट कर पाते हैं। बट ये तो हम ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर, आइस के स्ट्रक्चर की वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आइस होती है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वो क्या बनाता है? एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड इसके अंदर बहुत सारे वेकेंट स्पेस होते हैं। मतलब बहुत सारा स्पेस इसके अंदर ट्रैप्ड होता है, मतलब एयर कह सकते हैं हम, ट्रैप्ड होती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। जैसे स्पॉन्ज का केस होता है, स्पॉन्ज के अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, इसी तरीके से हमारी आइस के अंदर वेकेंट स्पेस होता है क्योंकि वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या आप केज लाइक स्ट्रक्चर का मीनिंग समझ पा रहे हो? केज कैसा दिखता है? केज कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये जो स्पेसेस है दीज आर वेकेंट स्पेसेस। इन वेकेंट स्पेसेस की वजह से यहाँ पर हमारी डेंसिटी आइस की कम हो जाती है। एंड इसी के साथ हमने समझ लिया है कि कैसे आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज्यादा होती है। And with this, we have completed states of matter, which is a very, very important topic of matter in our surroundings. Now, आप इस वीडियो को रिपीट पे देख सकते हो एंड सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हो। सारे को अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।